जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शिक्षा वाणी रूरल एजुकेशन पे। आज हम बात कर रहे हैं विगत कई दशकों से चर्चा के केंद्र में रहा एक ज्वलंत विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारी दुनिया नई नई तकनीकों के हस्तक्षेप से बहुत तेजी से बदल रहा है। एक सिलाई मशीन से लेकर हवाई जहाज तक के प्रत्येक क्षेत्र में नई नई तकनीकों और अनुसंधानों का जमकर उपयोग किया जा रहा है। एक इंसान की जरूरतों और काम करने के तरीकों को समझकर हूबहू उसे एक रोबोट के अंदर उतारने की कोशिश की जा रही है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हम अपनी सुख सुविधाओं को और बेहतर से बेहतर करने में खूब प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से मनुष्य को केवल लाभ ही होने वाले हैं या आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां इसका मूल्य भी चुकाने वाली है? तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि इसका भविष्य क्या होने वाला है, इससे जॉब सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही इसके प्रभाव से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसका अर्थ है कृत्रिम तरीके से यानी कि बनावटी तरीके से विकसित की गई बुद्धिमत्ता। देखिए, जब आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, मशीन, उपकरण या रोबोटिक सिस्टम को प्रोग्राम करके उससे बुद्धिमान बनाने की कोशिश करते हैं तथा अपने अनुसार नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तब ऐसी प्रक्रिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा, दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में ही हो गई थी और इस समय हम अंग्रेजों से आज़ाद होकर अपने आप को संभाल ही रहे थे। और इस समय जापान और ब्रिटेन जैसे देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना शुरू कर दिया था। आप कभी फुर्सत में रहकर जरूर मंथन कीजिएगा कि इन अंग्रेजों ने हमें कितना पीछे धकेला है। खैर, आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकर्थी को माना जाता है। इनके अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन और कंप्यूटर प्रोग्राम को बुद्धिमान बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है। मतलब कि यह मशीनों के द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है। देखिए, आमतौर पर माना जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का ही एक सब डिवीजन है, क्योंकि इसके जड़ें पूरी तरह से कंप्यूटर सिस्टम पर ही आधारित है। यह मनुष्य की बुद्धि का नकल करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंतिम लक्ष्य ही ऐसे उपकरणों का निर्माण करना है जो बुद्धिमानी से स्वतंत्र रूप में मनुष्य के नियंत्रण में काम कर सके। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन जैसे कि एलेक्सा, सिरी, गूगल इत्यादि का प्रयोग जरूर किया होगा। आपने महसूस किया होगा कि ये हमारी जरूरतों के हिसाब से काम करने का प्रयास करते हैं। हमें क्या पसंद है, किस प्रकार की सूचना या डेटा की जरूरत है, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये सारी बातों पर ध्यान रखते हैं। आइए अब समझते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, हमने पहले ही बात कर ली है कि इसकी शुरुआत 1950 के दशक में ही हो गई थी, लेकिन वास्तविकता में इसकी पहचान और जरूरत 1970 के दशक में विकसित देशों को समझ में आई और उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। देखिए, इसके लिए जापान ने सबसे पहले 1981 में अपने यहाँ 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की और इसी क्रम में जापान ने सुपर कंप्यूटर का विकास किया। इसके बाद जापान को अनुसरण करते हुए ब्रिटेन ने एलवी नामक योजना की शुरुआत की। फिर यूरोपीय देशों ने एस्प्रिट कार्यक्रम की शुरुआत की। बाद में फिर बहुत सारे देशों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। और अगर हम अपनी देश की बात करें तो देखिए, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी शुरुआती स्टेज में है। इस विषय पर खासकर हम अन्य देशों से बहुत पीछे हैं। हालांकि सरकार अभी कुछ वर्षों में इसके लिए पहल कर रही है। अगर देखा जाए तो पूर्व फिनांस मिनिस्टर अरुण जेटली सर ने 2018-19 के बजट में ऑफिशियली मेंशन किया था कि नीति आयोग को जल्द से जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देते हुए नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम यानी कि NIAP की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। इसके अलावा सरकार ने इस बार के बजट में 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए $480 मिलियन का भी प्रावधान किया है।
ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग और ब्लॉकचेन इत्यादि क्षेत्रों को और भी मजबूत बनाया जा सके। आइए अब समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आदर्श रूप में कितने प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य रूप से इन 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रतिक्रियात्मक मशीन या रिएक्टिव मशीन। देखिए, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे आधारभूत प्रकार है जो वातावरण और परिस्थितियों से सीधा सूचना ग्रहण करता है और उसके आधार पर निर्णय लेता है। ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास विस्तृत जानकारी नहीं होती है। ये अपने पिछले अनुभव के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। आमतौर पर ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ही क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कि किसी गेम का सॉफ्टवेयर या किसी एक ही तरह के बार बार कार्य करने वाले मशीन। दूसरा प्रकार है सीमित स्मृति या लिमिटेड मेमोरी। देखिए, इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने पिछले अनुभव को लिमिटेड मात्रा में स्टोर कर लेते हैं और उसके आधार पर निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इत्यादि। तीसरा प्रकार है मस्तिष्क चिंतन या थियरी ऑफ माइंड। देखिए, इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी विकसित अवस्था में है। माना जा रहा है कि ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य के विचारों और भावनाओं को समझ पाने में सक्षम होंगे। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा उदास हैं या किसी डिप्रेशन में हैं तो ये आपकी भावना को समझ पाएंगे, साथ ही प्रतिक्रिया भी दे पाएंगे। इस प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामान्यतः रोबोट इत्यादि में विकसित की जाएगी। अगला प्रकार है आत्मचेतन या सेल्फ अवेयरनेस। देखिए, इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास एकदम नेक्स्ट लेवल होगा। माना जा रहा है कि इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट अपना प्रतिनिधित्व स्वयं कर सकेंगे और ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने में पूरी तरह सक्षम होंगे। साथ ही किसी भी तरह की परिस्थिति में ये निर्णय लेने में भी सक्षम होंगे। मान लीजिए कि ये मैं हूं और ये मेरा क्लोन है। हालांकि क्लोन कहना ज्यादा उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी यह एकदम इसके करीब होगा। तो मान लीजिए क्लोन के अंदर सारी भावनाएं स्टोर कर दी जाए, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, सारी बातें प्रोग्राम कर दी जाए, और कल को मैं इस दुनिया में न रहूं तो ये क्लोन लगभग सारी बातें सोच सकेगा, निर्णय ले सकेगा, जहां तक मैं सोच पाता हूं या कर पाता हूं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह प्रकार इस लेवल तक सब कुछ कर पाने में सक्षम होगा। आइए अब समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से कौन कौन से क्षेत्र और व्यवसाय का भविष्य उज्जवल होने वाला है। तो पहला है शिक्षा। देखिए, आप भली भांति जानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा ने वर्तमान समय में क्रांति ला दी है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हम इसे और भी ज्यादा विकसित कर सकते हैं, जैसे कि एआई बेस्ड डिजिटल एप्लीकेशन, एआई आधारित ट्यूटर, ऑनलाइन करियर काउंसलिंग, ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, ई लाइब्रेरी इत्यादि का प्रयोग करके इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरा क्षेत्र है व्यापार। देखिए, वर्तमान समय में जितने भी ई कॉमर्सिंग वेबसाइट हैं वो सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में आने वाले समय में रोबोट और ड्रोन इत्यादि का प्रयोग करके इस क्षेत्र को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। तीसरा क्षेत्र है स्वास्थ्य देखभाल। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना कितना ज्यादा महंगा है, लेकिन इन क्षेत्रों में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके इसे आसान, सस्ता तथा प्रभावी बना सकते हैं। साथ ही गांव के क्षेत्रों में जहां अच्छे डॉक्टरों का अभाव है, साथ ही संसाधनों का अभाव है, वैसे दुर्गम क्षेत्रों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग एक बेहतर तकनीक साबित होगा। अभी तो विदेशों में बहुत सारे ऑपरेशन भी रोबोट के माध्यम से किया जा रहा है। देखिए, इससे चिकित्सक प्रभावी के साथ साथ सस्ता भी होगा। साथ ही मनुष्य की तुलना में इफिशियंसी भी अधिक होगी, क्योंकि मशीन बिना रुके थके लगातार काम करने में सक्षम होता है। आगे है बैंकिंग क्षेत्र। देखिए, बैंकिंग क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके लेन देन को काफी तेजी से संपन्न कराया जा सकता है। साथ ही क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी से संबंधित गतिविधियों पर भी लगाम लगाया जा सकता है। आजकल लगभग सभी बैंकिंग के हर ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आ रहे हैं। हालांकि इनमें बहुत सारे सुधार और भी किए जा सकते हैं। आगे है कृषि। देखिए, हमारे देश की लगभग 70% जनसंख्या
कृषि कार्यों में संलग्न है, लेकिन किसानों की एक समस्या सदियों से चली आ रही है कि वे खेती में जितना मेहनत करते हैं उनका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। ऐसे में खेती के कार्यों में एआई बेस्ड मशीनों का प्रयोग करना एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। साथ ही रोबोट का प्रयोग, कीटनाशक और उर्वरक छिड़काव के लिए ड्रोन का प्रयोग, सिंचाई के लिए एआई बेस्ड वाटर पंप का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। इन सब के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग ऑटोमेटिक कारों में, कंप्यूटर गेमिंग में, स्पीच रिकॉग्निशन तकनीक में, हमारे डिफेंस क्षेत्र में, ऊर्जा, परिवहन इत्यादि के क्षेत्र में काफी सुनहरा होने वाला है। इन सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होने से इनकी गुणवत्ता में काफी सुधार होगा। साथ ही भविष्य में आने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार रख पाएंगे। अब इन सब पर आधारित व्यवसायों का आने वाले समय में भविष्य काफी सुनहरा होने वाला है। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें सिर्फ लाभ ही लाभ होने वाला है या इसके कुछ नुकसान भी होने वाले हैं? देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसके नुकसान भी हो सकते हैं। आइए इसे भी जान लेते हैं। तो देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे जीवन जीने के तरीकों और कार्य करने के तरीकों में व्यापक बदलाव आएगा, जिससे काफी नुकसान भी देखे जाएंगे। इसके अलावा फिलहाल के बहुत सारे परंपरागत मशीनों के उद्योगों पर काफी असर देखने को मिलेगा। साथ ही इसका सबसे व्यापक असर रोजगार के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ज्यादातर जो शिक्षित होंगे वही तत्कालीन परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। इन सब के अलावा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सोचने समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण या परिस्थिति में मानव प्रजाति को अपना दुश्मन बना लें, तब ये मानवता के लिए काफी खतरनाक परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।